गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि सिलेबस एट एग्जाम्स के तहत हमने अपने पिछले लेक्चर में 14th नंबर टॉपिक तक से आपको अवगत कराया था। टॉपिक्स नंबर 14 तक से आपको अवगत कराया था। उसी कड़ी को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। पुनः सिलेबस एट एग्जाम्स के तहत मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ परफेक्ट वर्बल रीजनिंग, जिनकी किताब से आप अवगत होंगे ही, फिर से आपके सामने इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम चले नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक नंबर जो 15 है, जब 15 नंबर टॉपिक की बात करते हैं तो वर्ड अरेंजमेंट, जनरल रीजनिंग के तहत टॉपिक नंबर जो 15 है, वर्ड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू टेलीफोन डायरेक्टरी, इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं किसी भी प्रकार के एग्जाम से पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, पीओ, मैनेजमेंट इत्यादि के एग्जाम्स में देखे गए हैं। प्रश्नों की संख्या 1 से 2। टॉपिक नंबर 16, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि में रैंज किए जाते हैं, बीपीएससी इत्यादि में रैंज किए जाते हैं, सीसेट इत्यादि में रैंज किए जाते हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल इत्यादि में रैंज होने की संभावना बहुत कम होती है। कभी होती भी है, कभी नहीं भी होती है। टॉपिक नंबर 17, 17 नंबर हमारे टॉपिक है। 17th नंबर टॉपिक है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, इससे जो रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं रेलवे, एसएससी, पीओ, मैनेजमेंट प्रत्येक टाइप के एग्जाम में रैंज किए जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 से 2 होती है। टॉपिक नंबर 18, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। इससे संबंधित प्रश्न रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, नीट इत्यादि एग्जाम्स में रैंज किए जाते हैं। बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल इत्यादि एग्जाम्स में भी अरेंज किए जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 से 2। टॉपिक नंबर 19, ट्रिपल सीरीज, ट्रिपल सीरीज। ट्रिपल सीरीज का अभिप्राय है एक साथ 3 सीरीज दी गई होती है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर तीनों को मिलाकर एक सीरीज दिया गया होता है, जिसमें बहुत सारे स्पेस ब्लैंक होते हैं, जिनमें से केवल 4 ब्लैंक स्पेस को, जहां पे इंटरोगेशन मार्क होता है, उसे हमें भरना पड़ता है। इसे हम लोग करस्पॉन्डेंस सीरीज भी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं होटल मैनेजमेंट इत्यादि एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 5 होती है। 20 नंबर हमारे टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स
गणितीय संक्रियाएं इस टेस्ट के माध्यम से इस तथ्य का ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास किया जाता है कि कैंडिडेट को सामान्य गणितीय गणना आती है या नहीं, सामान्य जोड़ घटा गुना भाग इत्यादि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं, और कितनी स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ वैसे प्रश्नों को वो हल करते हैं, इस बात का इस टेस्ट के माध्यम से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। रेलवे, एसएससी, पीओ, मैनेजमेंट, प्रत्येक टाइप्स के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। टॉपिक नंबर 21 है फाइंडिंग मिसिंग वन। फाइंडिंग मिसिंग वन, इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो मोरओवर रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि, होटल मैनेजमेंट इत्यादि के एग्जाम्स में ही अरेंज किए जाते हैं। प्रश्नों की संख्या जब भी अरेंज की जाती है 1 से 2 प्रश्न अरेंज किए जाते हैं। टॉपिक नंबर 22 है क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। बेसिकली रेलवे, एसएससी, पीओ, मैनेजमेंट, सीसेट, क्लैट सभी प्रकार के एग्जाम्स में क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से प्रॉब्लम अरेंज की जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 होती है। तो हम इसको मिटा रहे हैं और 23 नंबर टॉपिक से अब हम आपको अवगत कराएंगे कि हमारा 23वां टॉपिक क्या है। 22 टॉपिक तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 23 पर। चैप्टर नंबर 23 है क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री। क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री। इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि एग्जाम्स में अरेंज की जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 होती है, 1 या 2 से ज्यादा नहीं। टॉपिक नंबर 24 क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर। क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर। रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि परीक्षाओं में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अरेंज किए जाते हैं। जैसा कि मिरर की जब हम परिचर्चा करेंगे वहां पे इसकी विस्तृत परिचर्चा करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मिरर को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बेसिकली तो ऐसे मिरर को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, कॉनकेव, कॉनकेव प्लेन, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स का अध्ययन नहीं करना होता है क्योंकि रीजनिंग में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स से रिलेटेड प्रश्न नहीं अरेंज किए जाते, प्लेन मिरर से अरेंज किए जाते हैं। और प्लेन मिरर के तहत हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड वाटर इमेज, बेसिकली वाटर इमेज
and horizontal mirror image both are same। खैर इसकी परिचर्चा जब हम आगे करेंगे तो वहां पर आपको मिरर से संबंधित प्रत्येक तथ्य से अवगत कराने का हमारा प्रयास रहेगा। फिलहाल हम सिलेबस की परिचर्चा कर रहे हैं। टॉपिक 25 पे जब हम आते हैं वह है कैलेंडर। कैलेंडर इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि बैरेज की जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 से 2 हो सकती है। 26 नंबर टॉपिक है हमारा द क्यूब। घन, घन से रिलेटेड प्रॉब्लम रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि में रच किए जाते हैं। टॉपिक 27 है द क्यूबॉइड। द क्यूबॉइड मतलब घनाभ। घन और घनाभ। घन में क्या होता है, घन के बारे में आप जानते ही होंगे कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। बोथ आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। त्रिआयामी वस्तु है दोनों ही। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिसको हम किसी भी ओर से देखें उसका 3 ही सरफेस आपको नजर आए, वैसे ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्यूब, क्यूबॉइड या डाइस सारे के सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यूब में क्या होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। L इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू एच। बट क्यूबॉइड में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होते। जस्ट लाइक माचिस का डिब्बा, ये क्यूबॉइड का उदाहरण है। और लूडो का पासा, वह एज लाइक आई स्मॉल टाइप्स ऑफ क्यूब। हम क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि क्यूब और पासा दोनों अंतर है। भले ही एक जैसा वो दिखे, वो घन का छोटा रूप माना जा दिखने में लगे, लेकिन हम उसका घन नहीं कर सकते। दोनों के प्रश्नों में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि गाय और बैल अगर देखने में एक जैसा लगे तो इसका यह तो अभिप्राय नहीं है कि आप गाय को बैल कह दें, बैल को गाय कह दें। दोनों की प्रॉपर्टी में अंतर होता है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट है। तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 से 5 भी हो सकती है। 28 नंबर टॉपिक्स पे हम आ रहे हैं और यह टॉपिक है द डाइस, जिसको कि पासा कहते हैं। आप लोग लूडो का पासा देखे होंगे। निश्चित ही हम में से हर कोई बचपन में या अब भी, ऐसी तो बात नहीं है कि लूडो खेलते होंगे। तो जो डाइस है वो लूडो का पासा उसका एग्जांपल है। लूडो का पासा डाइस का ही उदाहरण है, बस उसकी डाइसी है। तो डाइस से रिलेटेड भी प्रश्न रैज की जाते हैं और ये प्रश्न रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट में रैज की जाते हैं। बैंक क्लर्क, बैंक पीओ इत्यादि के एग्जाम्स में जनरली बेसिकली डाइस से रिलेटेड प्रश्न जनरली रैज नहीं की जाते हैं। रेयरली पीओ में कभी कभी देखा गया है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन लिए हुए होता है, विविधता लिए हुए होता है। जनरल डाइस के प्रॉब्लम से रिलेटेड जैसा नहीं होता। टॉपिक नंबर 29 नंबर टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, दैट इज द एज प्रॉब्लम। आप सोच रहे होंगे कि एज प्रॉब्लम तो हम लोगों को मैथ में ही पढ़ना है। हमने तो आपको पहले ही बताया था, हिस्ट्री ऑफ रीजनिंग के तहत ही बताया था कि रीजनिंग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो नाम ही नहीं है। ये अपने आप में तमाम सब्जेक्ट्स को समेटे हुए है। और आपको जैसा हमने बताया था कि रीजनिंग के तहत
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हर एक प्रकार के प्रश्न अरेंज किए जाते हैं कि क्योंकि हर जगह कोई ना कोई रीजन है, वेयर एवर रीजन इज प्रेजेंट देयर इज रीजनिंग प्रेजेंट। तो रीजनिंग में भी आपने देखा होगा कि आयु से रिलेटेड प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डाल दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्न रेलवे, एसएससी, मैनेजमेंट इत्यादि में अरेंज किए जाते हैं। टॉपिक नंबर 30 है डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन आरेखीय निरूपण, आरेखीय निरूपण, डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं। रेलवे, एसएससी, पीओ, मैनेजमेंट, सीसेट, यूपीएससी, पीपीएससी, क्लैट, हर एक प्रकार के एग्जाम में अरेंज किए जाते हैं। निफ्ट, होटल मैनेजमेंट। डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन में भी डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम अरेंज किए जाते हैं, दो प्रकार से है, जिसकी परिचर्चा जब हम इस टॉपिक्स को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हम विस्तृत परिचर्चा उस समय इसकी करेंगे। तो जैसा कि 30 टॉपिक से अब तक हमने आपको अवगत कराया, हमारा 31 नंबर टॉपिक है, 31 नंबर टॉपिक है जनरल रीजनिंग के तहत मिसलेनियस के तहत और भी जो विविध प्रकार के सामान्य वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। इस नंबर जो टॉपिक है वो है मिसलेनियस। टॉपिक नंबर 31 मिसलेनियस। मिसलेनियस के तहत बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जनरल वर्बल में जो कि मिसलेनियस के तहत पूछे जाते हैं। हम जब मिसलेनियस टॉपिक्स फोकस डालेंगे वहां पे इसकी विस्तृत पर चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार के एग्जाम में, रेलवे, एसएससी, पीओ, मैनेजमेंट, प्रत्येक टाइप्स के एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न एक दो पूछे जाते हैं जो कि मिसलेनियस टाइप्स के होते हैं। इस प्रकार से अब तक हम लोगों ने देखा कि जनरल रीजनिंग के तहत, जनरल वर्बल रीजनिंग के तहत हम लोगों को 31 टॉपिक का अध्ययन करना है। 31 टॉपिक्स जनरल वर्बल रीजनिंग के तहत हमें अध्ययन करना है हम लोगों को। जनरल वर्बल रीजनिंग के तहत 31 टॉपिक से प्रॉब्लम अरेंज किए जाते हैं। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि किसी भी एग्जाम्स में आपको 31 ही अरेंज किए जाए, 31 के 31 से किए जाए, ऐसा नहीं है। मीन्स 31 टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको अरेंज किए जा सकते हैं। मीन्स 31 के अंदर अलग अलग टॉपिक से प्रश्न अरेंज किए जा सकते हैं। 31 के 31 से करें ऐसा नहीं होता है, मैं ये बता देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्बल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो है एनालिटिकल सेक्शन, और हम अब एनालिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जनरल वर्बल रीजनिंग की बात की थी, वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट टाइप से, और अब हम आपके समक्ष वर्बल रीजनिंग के सेकेंड टाइप्स को ला रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल वर्बल। एनालिटिकल वर्बल, वर्बल रीजनिंग का ये सेकेंड टाइप है। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो बैंक, पीओ, कैट, स्नैप,
मैट इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जनरली इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, मोर ओवर जो प्रश्न होते हैं, मोर ओवर जो टॉपिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न रेलवे एसएससी में उतनी अहमियतता नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि इसमें रेलवे एसएससी में प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं, लेकिन एनालिटिकल सेक्शन जो होता है ये मोर ओवर कैट, मैट, सीसैट, बैंक पीओ, मैनेजमेंट इत्यादि से रिलेटेड होते हैं, क्लैट से रिलेटेड होते हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। देखा गया है कि रेलवे एसएससी में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं किए जाते हैं। तो अब हम एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग की परिचर्चा आपके सामने कर रहे हैं। एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग के सिलेबस की रूपरेखा आपके सामने ला रहे हैं। इसके तहत जो पहला टॉपिक है वो है पजल डिड्यूस। पजल डिड्यूस, दैट इज डिड्यूस द पजल। पहली रेलवे एसएससी पीओ मैनेजमेंट सीसैट कैट प्रत्येक टाइप्स ऑफ एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अरेंज की जाते हैं, और जब भी अरेंज किए जाते हैं तो प्रश्नों की संख्या 5 से नीचे नहीं होती है। 2 नंबर टॉपिक टीम सिलेक्शन। टीम सिलेक्शन, इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पीओ मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, मैट इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 5 होती है। टॉपिक नंबर जो 3 है वह है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट, इससे संबंधित प्रश्न बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल, मैट इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रेलवे एसएससी में जनरली इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आगे नहीं पूछे जाए या पूछे जाए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम भी टू टाइम पैटर्न को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता कि ना पूछा जाए। लेट एट प्रेजेंट पीओ मैनेजमेंट इत्यादि में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 5 होती है। टॉपिक 4 है रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। रूल्स ऑफ सिलोजिज्म, बहुत सारे लोग इसको साइलोलिज्म भी कहते हैं, लेकिन नहीं, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। साइलोजिज्म जिसके तहत आप देखते होंगे कि ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल कैट्स आर फैन, कुछ भी कहा जाता है, और दिए गए कथनों के आधार पर हमें तर्कसंगत निष्कर्ष ज्ञात करना होता है। विस्तृत परिचर्चा जब हम इस टॉपिक्स का आपको अध्ययन कराएंगे, जब इस टॉपिक्स पर अपना लेक्चर बनाएंगे, जरूर आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक एग्जाम्स में इससे प्रश्न अरेंज किए जाते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, पीओ हो, मैनेजमेंट हो। फर्क पैटर्न्स में थोड़ी तब्दील होती है, टाइप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं पीओ मैनेजमेंट इत्यादि के एग्जाम्स में, जबकि रेलवे एसएससी के एग्जाम्स में थोड़ा सा इजी होता है। आफ्टर फिर से मैं ये कह देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ ना तो इजी होता है ना तो कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होता है। जिसके बारे में आपको अच्छी पकड़ हो, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, आपके लिए इजी होता है, अन्यथा आसान से आसान भी आपके लिए कठिन होगा। तो रेलवे एसएससी पीओ मैनेजमेंट सीसैट कैट हर एक प्रकार के एग्जाम में, कैट में भी हर एक प्रकार के एग्जाम में, जैसा कि आपने देखा होगा उधर के बहुत सारे टॉपिक्स जो जनरल रीजनिंग में थे, कैट्स में मैंने चर्चा नहीं किया था, लेकिन अब मैं कैट की भी बार बार बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे।
क्योंकि बहुत सारा मैं मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ, बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, रेलवे, एसएससी, पीओ मैनेजमेंट, कैट, मैट, स्नैप, जेट, क्लैट, नेट, होटल मैनेजमेंट, हर एक प्रकार के एग्जाम में ओएनजीसी, ईसीसीएल, बीसीसीएल, फॉर द प्लेसमेंट, डीआरडीओ, हर एक प्रकार के एग्जाम में अरेंज किए जा सकते हैं थ्रू आउट। जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, एफएमसी पुणे, बहुत सारे एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं। नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम वेरी करता है, किसी में 5 अरेंज होता है, किसी में 1-2 अरेंज किए जाते हैं, बस फर्क इतना है। कॉम्प्लिकेशन कुछ कुछ अलग अलग होते हैं एग्जाम्स में। 5 नंबर टॉपिक की जब बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के तहत, एनालिटिकल वर्बल के तहत, जो हमारा 5वां टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। इससे रिलेटेड प्रश्न भी रेलवे, एसएससी, पीओ मैनेजमेंट, यूपीएससी, बीपीएससी, क्लैट, होटल मैनेजमेंट, हर एक प्रकार के एग्जाम में अरेंज की जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर 5 तक होती है, अलग अलग एग्जाम्स में वेरी करता है। टॉपिक नंबर 6 है कोर्सेस ऑफ एक्शन। इट मीन्स एज ए एडमिनिस्ट्रेटर किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी किसी भी समस्या के निदान हेतु, तो इस बात का इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं रेलवे एसएससी में जनरली अरेंज नहीं किए गए हैं, रेयरली कभी कभी देखा गया है एसएससी में कार्यवाहियां से प्रश्न। बेसिकली पीओ मैनेजमेंट, सीसेट, क्लैट इत्यादि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अरेंज की जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर 5 तक हो सकती है, तो हम इसको मिटा रहे हैं, मिटा देना चाहते हैं। एनालिटिकल सेक्शन के तहत अब हम टॉपिक नंबर 7 की पर चर्चा करेंगे, चैप्टर्स नंबर 7 की पर चर्चा करेंगे। इट मीन्स अध्याय 7वां क्या है उसकी पर चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय के तहत एनालिटिकल सेक्शन के तहत जो 7th नंबर टॉपिक है वो है फोर्स ऑफ आर्गुमेंट। फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट, प्रबल एवं निर्बल तर्क। बेसिकली इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं बैंक पीओ मैनेजमेंट, सीसेट इत्यादि के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पीओ मैनेजमेंट, सीसेट इत्यादि के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी में भी रेयरली, रेलवे में भी रेयरली पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा प्राथमिकता पीओ मैनेजमेंट इत्यादि एग्जाम्स में, तो उच्च स्तर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें अभ्यर्थी के तार्किक सोच का अवलोकन किया जाता है, उससे एडवाइस मांगा जाता है कि क्या करना चाहिए। जैसे क्या लॉकडाउन को अविलंब समाप्त कर देना चाहिए, दैट इज आपसे अपनी ओपिनियन मांगी जाती है कि आपके ओपिनियन कितने स्ट्रांग है या वीक है, इस बात का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक। टॉपिक नंबर 8 है implication of the argument, implication of the argument, that is the, आप इसको assumptions of the argument भी कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग पूर्वधारणा भी कहते हैं, पूर्वधारणा, अवधारणा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पीओ मैनेजमेंट,
एसएससीजी इत्यादि में भी देखे गए हैं। पीओ, मैनेजमेंट, सीसेट, क्लैट, मैट इत्यादि में पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 9 है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, जिसको कि बहुत सारे लोग इनइक्विलिटी भी कहते हैं, इसी को ही इनइक्विलिटी कहते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि इनइक्विलिटी आखिर कहने का क्या तात्पर्य है भाई। इनइक्विलिटी, इक्विलिटी दैट इज द समानता, इनइक्विलिटी मीन्स, आपको सोच सकते हैं तो आखिर क्या इनइक्विलिटी। आपके टॉपिक के विषय वस्तु से यह इनइक्विलिटी शब्द दूर दूर तक हमारे ख्याल से तो नहीं मेल खाता, लेकिन मैं इसे जब कहता हूं, मैंने ये नाम दिया है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन में गणितीय कथन और निष्कर्ष, मीन्स ऐसे कथन जो गणितीय रूप में व्यक्त किए गए होते हैं और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं। खैर, इस कॉन्ट्रडिक्शन पे हमें नहीं पढ़ना है। मेरा ये व्यू है कि इनइक्विलिटी मैं नहीं कहता, मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन ये नाम दिया हूं। मेरे पुस्तक में भी आप देखते होंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन ही मैं कहता हूं, मैंने वहां भी लिखा है, मैं इनइक्विलिटी नहीं कहता। और मेरी इनइक्विलिटी की सार्थकता पुस्तक अध्याय के विषय वस्तु से मुझे नजर नहीं आती दूर दूर तक। क्यों लोग इनइक्विलिटी कहते हैं मैं नहीं जानता। टॉपिक नंबर जो 10 है वह है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता। लेकिन डाटा केवल सफिशिएंट नहीं होते हैं, डाटा इनसफिशिएंट भी होते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न में हमें सफिशिएंट और इनसफिशिएंट दोनों का अवलोकन करना होता है। और हम जैसा कि बताना चाहेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं ये मोर ओवर जो होते हैं, ये कैट के एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में, मैनेजमेंट के एग्जाम में, उच्च स्तर के जो एग्जाम्स होते हैं वैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं डाटा सफिशिएंसी से। टॉपिक नंबर 11 जो हमारा है, प्लस हम ये बता देना चाहते हैं कि बैंक क्लरिकल के भी एग्जाम में डाटा सफिशिएंसी से प्रॉब्लम राइज किए गए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी आप जानते होंगे a type of system in which we represent any number by help of only 2 digit 0 and 1. Except 0 and 1, there is no any number to represent any digit, any number which is higher than 0 and 1. कहने का अभिप्राय है ऐसी पद्धति जिसके तहत हम किसी भी संख्या को केवल 0 और 1, केवल दो ही संख्या के द्वारा, दो ही डिजिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दो ही अंकों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर की भी सारी कोडिंग बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही आधारित होती है। कंप्यूटर भी 0 एंड 1 की भाषा समझता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पीओ, मैनेजमेंट इत्यादि के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 12 पे चलते हैं और 12 नंबर हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग बेसिकली पीओ, मैनेजमेंट, रेलवे, एसएससी हर एक प्रकार के एग्जाम में इससे प्रॉब्लम राइज की जाते हैं, सीसेट इत्यादि में भी। बेसिकली इसमें मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, पार्टनरशिप, हर एक प्रकार का प्रश्न डाल दिया जाता है। और हमने बताया ही है
कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न डाले जाते हैं और एक दो प्रश्न ऐसे हमें देखने को प्राप्त होते हैं जो रीजनिंग के तहत पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 13 एनालिटिकल सेक्शन के तहत टॉपिक नंबर जो 13 है वो है हमारा टॉपिक नंबर 13 की जब हम पर चर्चा करते हैं तो पंच लाइन बेसिकली ये टाइप ऑफ जोक होता है। पीओज में अरेंज किए गए थे, पीओ में मैनेजमेंट में अरेंज किए गए थे, फिलहाल ऐसा नहीं देखा जा रहा है काफी दिनों से। 2 4 5 प्रॉब्लम अरेंज किए जाते हैं। टॉपिक नंबर 14 है ट्रूथ एंड falsity of the inference अनुमानों की सत्यता एवं असत्यता का निर्धारण। इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं पीओ मैनेजमेंट इत्यादि एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 5 होती है। 50 नंबर टॉपिक्स पे अब हम आते हैं। 15 नंबर जो टॉपिक है एनालिटिकल सेक्शन के तहत डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू डाटा। इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं दिए गए आंकड़ों के आधार पर डिसीजन लेना होता है। पीओ मैनेजमेंट मैट क्लैट सेट इत्यादि सीसेट इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 4 से 5 होती है। टॉपिक नंबर 16 है डाटा इंटरप्रिटेशन ये टॉपिक जो है ये आपका स्पेशली कैट मैट सीसेट पीओ मैनेजमेंट इत्यादि एग्जाम्स में से अरेंज की जाते हैं। देखिए अब मैं सीसेट कैट की भी बार बार बात कर रहा हूँ बहुत सारे टॉपिक्स में, जबकि जनरल रीजनिंग के टॉपिक्स में मैंने कैट की चर्चा नहीं की थी। तो ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब कैट लेवल टॉपिक्स हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक नंबर 17 है काउच एंड इवेंट पीओ मैनेजमेंट में अरेंज की जाते हैं। टॉपिक नंबर 19 है असर्शन एंड रीजन पीओ मैनेजमेंट बीपीएससी पीएससी सीसेट इत्यादि एग्जाम में अरेंज की जाते हैं। एंड टॉपिक नंबर 20 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता इससे रिलेटेड प्रश्न भी पीओ मैनेजमेंट इत्यादि एग्जाम्स में अरेंज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मोरओवर एनालिटिकल सेक्शंस के तहत जितने भी टॉपिक्स से प्रश्न अरेंज किए जाते थे मैंने उसकी परिचर्चा आपसे की। कितना मिनट हो गया? तो फिलहाल मैं वर्बल रीजनिंग के बारे में अब तक आपको 2 सेक्शन से अवगत कराया, जनरल वर्बल और एनालिटिकल वर्बल, और सिलेबस एट ए ग्लांस की परिचर्चा। फिलहाल मैं आज एनालिटिकल सेक्शन पर ही रुकना चाहता हूं। नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट परिचर्चा में सिलेबस एट ए ग्लांस की नेक्स्ट परिचर्चा में हम नॉन वर्बल रीजनिंग के सेक्शन नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछे जाने वाले अध्यायों से आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि
लेक्चर्स काफ़ी लंबा हो चुका है, आपको देखने में भी दिक्कत होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एनालिटिकल रीजनिंग की परिचर्चा, जनरल वर्बल रीजनिंग की परिचर्चा को विराम देना चाहता हूँ। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आपके तमाम सुझावों का, आपके तमाम चाहतों का स्वागत है। आप अपनी तमाम चाहतों से, अपनी तमाम अपेक्षाओं से, विषय वस्तु से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है, जो भी चाहत है, जो भी आकांक्षा है, अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। हमारा विश्वास है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सिलेबस की भी रूपरेखा शायद नहीं मालूम है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बता रहा हूँ, ताकि वैसे भी कैंडिडेट्स जिन्हें सिलेबस नहीं मालूम हो वो सिलेबस जान सकें। क्योंकि यूनिवर्सल ये लेक्चर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं हो रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे सब कुछ बताना पड़ रहा है। और जैसा कि मैं बताया कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं सिलेबस अपलोड कर दूं प्रिंटेड। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आपको यदि हमारे ये क्लास, हमारे ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। यदि आपको बुरा भी लगता हो, हमारे लेक्चर में त्रुटि नज़र आती हो, तो उन त्रुटियों को भी हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से। प्लस आप उन कैंडिडेट्स को भी हमारे चैनल के बारे में अवगत कराएंगे, आपके मित्र हों, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हो, जो नहीं जान रहे हैं कि अजय चौहान, ऑथर ऑफ परफेक्ट वर्बल रीजनिंग, जिनकी पुस्तक ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने में लोग पढ़ते हैं, वो अपने चैनल के माध्यम से लेक्चर लोड कर रहे हैं, क्लास संपादित कर रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं उन्हें भी आप अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद हो, अच्छा लगता हो, तो आप हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को जारी करेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो अविलंब आपको इसकी इंफॉर्मेशन, आपको इसकी सूचना प्राप्त हो और हम कंटिन्यू अपलोड करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला था कि हम रेगुलर करेंगे, लेकिन बीच में तो कुछ दिन लैग हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ विशिष्ट कारणों से ऐसा हुआ और मेरा प्रयास रहेगा कि वीकेंड जो है एक आध दो दिन ऐसे होंगे जिस दिन मैं लोड नहीं करूँगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर लोड हो। प्लस केवल लोड कर देने से ही नहीं होता है, आपको अध्ययन के लिए समय भी होना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं टॉपिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं टॉपिक वाइज लोड करूँगा तो ऐसा संभव नहीं होगा कि मैं डेली ही लोड कर दूँ। हो सकता है कि उसमें अल्टरनेट भी हो या रेगुलर भी हो, दोनों स्थिति बन सकती है ताकि आपको अध्ययन का मौका भी मिले। प्लस मैं जो भी टॉपिक्स लोड करूँगा, आफ्टर द फिनिशिंग द टॉपिक आपको डिफरेंट टेस्ट सेट भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। और उस जो भी मैं टेस्ट सेट प्रोवाइड करूँगा, जो भी वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा, उसका पुनः मैं इंटरेक्शन भी आपको करूँगा। उसकी सारी विवेचना भी मैं करूँगा, उसका सारा एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव बोथ टाइप ऑफ आंसर्स से आपको परिचित कराऊंगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, इस लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में अब जहाँ भी हो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सब परिवार खुश रहें। और फिलहाल
कोचिंग क्लासेस की तो उम्मीद ना करें, और आपके लिए कोई अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऑनलाइन आपके समझ आ रहा हूँ। आप कोशिश करें कि घर में सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन को जारी रखें। निश्चित है कि यदि यह परिस्थिति आई है, ये विषम परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, तो निश्चित है किसी भी चीज़ का एक ना एक दिन अंत तो होना ही है। अगर सूर्यास्त हुआ है तो सूर्योदय भी होना है, और अगर सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी तो होगा ही, क्योंकि सुख और दुख ये तो जीवन के दो पहलू हैं। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि हम इस जंग को जीत ना सकें। बस इतना विश्वास करें कि हमें जीतना है, हम जीतेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सपरिवार सुरक्षित, स्वस्थ और खुश रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। फिर से हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से सिलेबस एट ए ग्लांस नॉन वर्बल के साथ आएंगे, नॉन वर्बल की पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।